वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे एनएलई 2 एग्ज़ाम आ रहा है और हमने प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह हम एनएलई 2 के बारे में अपनी कैपेसिटी के अंदर इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम होता है तो हमारा माइंडसेट ये होता है कि शायद ये एग्ज़ाम हमें फ़ेल करने के लिए बनाया होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ये इसलिए लिए जाते हैं कि ताकि हम एक सेफ़ और साउंड डॉक्टर हों। और जैसा कि माशाल्लाह आप सब लोगों ने स्टेप 1 क्लियर कर लिया है और उसके बाद स्टेप 2 की आप तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी-सी गाइडेंस के साथ, मेहनत के साथ, एफ़र्ट के साथ आप लोग ईज़िली स्टेप 2 को भी इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने कुछ बातों के बारे में ध्यान रखना है और कुछ जो मिस्टेक्स हैं वो रिपीट नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह स्टेप 2 भी क्लियर हो जाएगा और आप एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे। तो इससे पहले जब आपने स्टेप 1 क्लियर किया तो आपको पता है कि स्टेप 1 सारे का सारा आपका थ्योरी और आपकी मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम था, जिसको हम कहते हैं कि आपका सारे का सारा नॉलेज था। फिर कुछ लोगों ने स्टेप 1 क्लियर करने के साथ साथ ही हाउस जॉब की, कुछ लोगों ने हाउस जॉब नहीं की और जिन लोगों ने हाउस जॉब कर ली तो नॉलेज के साथ साथ उन लोगों ने स्किल को भी एक्वायर कर लिया। तो यानी नॉलेज हो गया, स्किल हो गया और जो तीसरी चीज़ मेडिसिन के अंदर इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के लिए, वो उसका एटीट्यूड है। तो जब नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड कंप्लीट होता है तो फिर एक इंसान कंप्लीट डॉक्टर बनता है। तो इसलिए ये जितने भी जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम हैं इनका पर्पज़ ये है कि आप नॉलेजेबल हों, आप स्किलफुल हों और उसके साथ साथ आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो रवैया है वो मरीज़ के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और ये बिल्कुल मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि जब से पीएमडीसी और पीएमसी ये चेंज होती गई तो इसका स्लाइटली जो पेपर के अंदर का डिज़ाइन था वो वक्त के साथ साथ चेंज होता गया। अच्छा, अब उसमें पहली बात क्या है कि आप लोगों ने जो स्टेप 1 है, यानी स्टेप 2 जब आप दे रहे हैं, एनएलई 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेप 1 को आपने बिल्कुल भी नहीं भुलाना। यानी आपने अपनी बेसिक्स को कंप्लीटली ज़बरदस्त तरीके से याद करना है। कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ना है तो आपने डिटेल के साथ स्टेप 2 पढ़ने से पहले आपने स्टेप 1 के सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। यानी आपने आपकी जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे आपकी यूएसएमएल फर्स्ट एड है और सीके 2 है, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। स्टेप सीके 2 से क्या मुराद है? लेट्स सपोज अगर आप एक डायबिटीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ की डिज़ीज़ के बारे में पता हो, आपको उसी टॉपिक की काउंसलिंग करना आना चाहिए, उसी की मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए, उसी की आपको प्रिवेंशन आना चाहिए और उसी के रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई आप सर्जरी कर रहे हैं, जैसे कोई डायबिटिक फुट है या कोई एम्पुटेशन जब आप कर रहे होंगे, तो उसके लिए ये सारे का सारा आपका बेसिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हमने स्टेप 1 क्लियर कर लिया तो स्टेप 2 के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स को चेक किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके बेसिक जो नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाता है और फिर कुछ स्टेशन के ऊपर आपके जो स्किल्स हैं और आपके एटीट्यूड को एसेस किया जाता है। तो इसलिए पहला जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि आपने अपने बेसिक्स को नहीं भुलाना, आपने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जितने भी आपके बेसिक्स और क्लिनिकल जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। आपका अगर थ्योरी पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके नतीजे में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी स्टेशन आएगा तो बेस्ड ऑन वो जो फ्रेमवर्क होगा जिसके अंदर आपकी काउंसलिंग हो सकती है, उसी टॉपिक की आप हिस्ट्री ले सकते हैं, उसी टॉपिक की आप ब्रेकिंग बैड न्यूज़ दे सकते हैं, उसी टॉपिक का अगर आप कोई कंसेंट लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये बड़ी आसान बात रहेगी। तो पहली बात, बेसिक के साथ स्टिक रहना है। अब दूसरी बात क्या आती है कि जो भी आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आपको पता है कि जो ज़्यादा स्टेशंस हैं उन स्टेशन में से मेडिसिन और सर्जरी के बहुत ज़्यादा स्टेशंस हैं। मेडिसिन और सर्जरी के बहुत ज़्यादा स्टेशन हैं। आब्स गायनी का एक स्टेशन होगा, ईएनटी का एक स्टेशन है, आफ्ता का एक स्टेशन है और जो बल्क स्टेशन हैं 5 to 7 सर्जरी और मेडिसिन के स्टेशन होंगे। अच्छा, अब मेडिसिन के जो स्टेशन है ना, जिसमें आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है वो अंडरस्टूड जो स्टेशन होगा कि वो किसी एक टॉपिक की आप हिस्ट्री लेंगे। लेट्स सपोज डायबिटीज़ है, फिट्स हो गए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, फ्लटर हो गया। आप सब लोगों को पता है कि हर टॉपिक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर सिस्टम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्ट फेवरेट टॉपिक्स होते हैं एग्जामिनर के, उनकी एक एक चीज़ को आपने करना है। जैसे उसी टॉपिक की हिस्ट्री
उसी टॉपिक की ब्रेकिंग बैड न्यूज़, उसी टॉपिक की मैनेजमेंट और उसी टॉपिक की आपको कॉम्प्लिकेशन आना चाहिए। फिर अगर मेडिसिन के दूसरे स्टेशंस की बात करें तो आप फोकस करेंगे कि मेडिसिन के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे एनजीज होगी, जैसे फोलीज होगी, वो आपको उनके यूजेस और आप उनको उनके कंट्राइंडिकेशन भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब जो मेडिसिन के स्टेशंस के अंदर क्या करते हैं कि बाज़ दफ़ा हमने अगर हाउस जॉब नहीं की होती तो हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। एनजी की जगह फोली और फोली की जगह एनजी हम एग्जामिनर को बता रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे का पूरा आपका स्टेशन ज़ाया हो जाता है। तो जितने भी जो मेडिसिन के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे चेस्ट ट्यूब होगी, आपकी ईटीटी होगी, आपका एनजी होगी, आपकी फोली होगी, कोई भी जो चीज़ है ना, आपको उसके यूजेस, उसके कंट्राइंडिकेशन आपको आने चाहिए। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक स्टेशन के ऊपर नॉन इंटरेक्टिव स्टेशन होता है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है और वो सिंपली ये कहते हैं कि आइडेंटिफाई करें इस इंस्ट्रूमेंट को, ये क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसके कंट्राइंडिकेशन क्या हैं, कहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर मेडिसिन के इंपॉर्टेंट जो स्टेशंस के अंदर में ये होता है कि आपका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेरिकार्डियम का एग्जामिनेशन आ सकता है, यानी सीवीएस का एग्जामिनेशन आ सकता है, रेस्पिरेटरी का एग्जामिनेशन आ सकता है और जो जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनका एग्जामिनेशन आ सकता है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो स्टेशन जिसमें पेशेंट की प्राइवेसी ब्रीच होती है या पेशेंट की एग्ज़ाम के अंदर देखें बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, तो वहाँ पे आके बहुत सारे स्टूडेंट एक पेशेंट को इतनी दफ़ा एग्ज़ाम में नहीं कर सकते। एग्ज़ामिनर बाज़ दफ़ा सिर्फ आपकी राइट अप्रोच देखता है कि आपकी अप्रोच ठीक है, आपने ये चीज़ें प्रैक्टिस की हुई हैं कि नहीं की हुई, तो वो वहीं पर आपको रोक कर या क्वेश्चन करके आपको मूव ऑन कर देते हैं। क्योंकि जो बंदा नॉलेजेबल होगा, स्किलफुल होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा। जिसने प्रैक्टिस नहीं की होगी, जिसको नॉलेज नहीं आ रहा होगा या जिसके पास कोई माइंडसेट नहीं होगा, वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकेगा। वो लो कॉन्फिडेंट होगा, अंडर प्रेशर होगा, उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही होगी। ये सारी चीज़ें कब होंगी कि जब आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास स्किल होगा और उसके साथ साथ आपका अच्छा एटीट्यूड होगा, तो फिर इंशाल्लाह ये कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल बात नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि मेडिसिन के अंदर आपका सीवीएस का एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रंट भी हो सकता है, बैक भी हो सकता है। इसी तरह आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन, क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन और मेडिसिन के किसी एक स्टेशन के किसी एक डिज़ीज़ की काउंसलिंग आ सकती है, किसी एक डिज़ीज़ की ब्रेकिंग बैड न्यूज़ आ सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे ये कह दिया जाएगा कि आप अपने मरीज़ को काउंसल करें कि एक मरीज़ आईसीयू के अंदर है, आपने उसको ये काउंसल करना है कि हम आपके मरीज़ को वेंटिलेटर से वीन ऑफ कर रहे हैं, आप कैसे उसको काउंसल करेंगे। तो इस तरह से करके यानी आपको ये स्टेशंस पता होने चाहिए। इस सर्जरी के स्टेशंस की बात करें तो देखें, सर्जरी के लास्ट टाइम स्टेशन में ये हुआ था कि वहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद एक चीज़ हमें देकर सर्जरी का स्टेशन आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन हालांकि ऐसे नहीं होता। अब जो प्रोटोकॉल चेंज हुआ है, वो प्रोटोकॉल चेंज होने के नतीजे में, क्योंकि सर्जरी के जो स्टेशंस होते हैं, जैसे आप हेमराइड्स बहुत हार्ड फेवरेट टॉपिक है, लेकिन आप एग्ज़ाम सेटअप के अंदर हेमराइड की एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन आपको हेमराइड की टाइप्स, उनकी डिग्री, उनकी ट्रीटमेंट प्लान क्या है, करंटली क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, फॉलो अप कैसे आप करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फिर वाइवा के अंदर एग्जामिनर पूछता है। जैसे इंग्वाइनल हर्निया बहुत रेयर है कि आपको कोई स्क्रोटल स्वेलिंग हो या इंग्वाइनल हर्निया का वहाँ पे पेशेंट हो, लेकिन उसकी फिर अल्टरनेटिव क्या होगा कि वहाँ पे एग्जामिनर आपसे इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पूछेगा वाइवा की फॉर्म में। अच्छा, अब वाइवा में क्या होता है कि लेट्स सपोज एक पेशेंट ब्लीडिंग पर रेक्टल के साथ प्रेजेंट है, तो एग्जामिनर ये देखता है कि आपने राइट साइड से अप्रोच किया कि नहीं किया, आपका बिहेवियर क्या था, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, आपकी जो ड्रेसिंग थी वो कैसी थी, ये चीज़ें भी वहाँ पे मैटर करती हैं। देखें, आप शादी के कपड़े किसी ऐसी जगह जिम में नहीं पहन के जा सकते और जिम वाले कपड़े आप शादी में नहीं पहन के जा सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह का एक ड्रेस कोड है, तो उसका जो ड्रेस कोड है हर एक को पता है कि जो एग्ज़ाम का ड्रेस कोड होता है वो फॉर्मल ड्रेस कोड होता है और उसमें कम्प्लीटली आपकी यानी ये भी चीज़ें कंसिडर होती है। लेकिन इन सब चीज़ों से इंपॉर्टेंट क्या है, आपका नॉलेज है, आपका स्किल है, ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। तो इस तरह सर्जरी के स्टेशन में भी आपको इंस्ट्रूमेंट पूछा जाएगा, उसके यूजेस पूछे जाएंगे, उसके कंट्राइंडिकेशन पूछे जाएंगे। फिर सर्जरी का एक एग्जामिनेशन होगा, हो सकता है कोई आपको लोअर लिम्ब का एग्जामिनेशन आपसे करवाया जाए। और सर्जरी में एक और एग्जामिनेशन का हार्ट फेवरेट टॉपिक है, दैट इज़ थायराइड की स्वेलिंग। थायराइड की स्वेलिंग के बारे में अक्सर पूछा जाता है क्योंकि इसमें पेशेंट की इतनी कोई प्राइवेसी का मसला नहीं होता, इतना आपको वो नहीं होता, तो एग्जामिनर आपको फिर देख के असेस कर लेता है कि इस बंदे को कितना आता है। तो सर्जरी में भी काउंसलिंग आ सकती है, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ आ सकती है,
एग्जामिनेशन आ सकता है और इंस्ट्रूमेंट आ सकता है। आप गायनी के अंदर भी गायनी का एक इंस्ट्रूमेंट होगा और साथ में गायनी का एक स्टेशन होगा। लेट्स सपोज गायनी का एक स्टेशन, जैसे हम कहते हैं मोस्ट कॉमन जो स्टेशन आता है, जैसे प्री एक्लैम्प्सिया आ गया या एक्लैम्प्सिया आ सकता है, या फिट के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करती है, तो वो कैसे होगा। अच्छा, फिर इसके अलावा आपने क्या करना है, चाहे मेडिसिन का हो, गायनी का हो, सर्जरी का हो, आप्स का हो, पीड्स का हो, तो आपको जो मोटी मोटी डोजेज़ हैं वो सब डिजीज़ की डोजेज़ पता होनी चाहिए, आप उनको मैनेज कैसे करते हैं। तो ये जो एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है वो सिंपली ये था कि आपने यानी हर एक टॉपिक को स्ट्रॉन्गली पढ़ना है, उसका नॉलेज कंप्लीट करना है, फिर आपने उसका स्किल सीखना है, फिर आपने मेडिसिन और सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ना है, और जब आप पेशेंट को एग्जामिन करें तो आपका एटीट्यूड उस टाइम बहुत मैटर करता है। एग्जामिनर वहाँ पे ये देखता है कि आप पेशेंट के साथ कंपैशनेट हैं, आप उसके साथ हमदर्दी के साथ उसको टच कर रहे हैं, उसको अनकंफर्टेबल तो नहीं कर रहे। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं, हैंड सैनिटाइज करते हैं, हाथों के टेम्परेचर का ख्याल रखते हैं। अगर आप पेशेंट को अनड्रेस करते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं जब आप एग्जामिनेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद पेशेंट को रीड्रेस करते हैं और पेशेंट को थैंक यू बोलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ों के आपके एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स होते हैं। और मुझे होपफुली मुझे यकीन है कि जितने भी जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो माशाल्लाह बहुत सेंसिबल होते हैं, उनको नॉलेज भी होता है, और नॉलेज था तो आपने स्टेप 1 क्लियर किया, अभी इंशाल्लाह आप स्टेप 2 भी क्लियर कर लेंगे। और ये जो मैंडेटरी स्टेशन भी कुछ होते हैं, लेकिन अगर आपको सारी चीज़ों को आप मैंडेटरी करके पढ़ेंगे, देखें वहाँ पे कोई आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, मैं कुछ क्लू आपको दे सकता हूँ कि जैसे ईसीजी हो सकता है मैंडेटरी स्टेशन हो जाए, या आपका बीएलएस। हर दफ़ा ये जो 2-3 साल से एग्ज़ाम हो रहा है, हर दफ़ा बीएलएस पूछा गया है, तो बीएलएस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, डमीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करें, अपने कोलीग्स के साथ प्रैक्टिस करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी आपके एग्जामिनेशन हैं, आपके घर आपके छोटे बहन भाई हैं, उनके ऊपर एग्जामिनेशन करें, अपने दोस्तों के ऊपर एग्जामिनेशन करें। ये जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, अब वीडियोस, कुछ सोर्सेज आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, जैसे ग्रीकी मेडिसिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स जो कि आप एग्जामिनेशन की वीडियो देख सकते हैं। कुछ जोया सीरीज़ के वहाँ पे ऑस्की वगैरह आप लोग देख सकते हैं। जैसे हाँ, ईएनटी और आफ्था की जो ऑस्कीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स सपोज आपको स्टाई दे देंगे, एक पिक्चर वहाँ पे पड़ी होंगी, आपसे बोलेंगे कि इसको आइडेंटिफाई करें, ये क्या पिक्चर है, आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसकी मैनेजमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है। इसी तरह ईएनटी की कोई डिजीज़ आपको देकर इस तरह आपका नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को चेक किया जाएगा। और लास्ट पे ये है कि एग्ज़ाम की स्ट्रेस जो होती है एक नेचुरल बात है, और आपने क्या करना है कि जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाएं तो जब आप नॉलेजफुल होंगे, स्किलफुल होंगे, तो उसमें फिर आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और फिर अपने कोलीग के साथ आपने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की हो, तो वहाँ जब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आप जाएँ तो आपको ये ना लगे कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम यू आर परफॉर्मिंग ऑन अ पेशेंट। इससे पहले आप कंप्लीटली तैयार होने चाहिए, आपके रिफ्लेक्सेस अप टू मार्क होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका ड्रेस कोड बेस्ट होना चाहिए, जो जो इंस्ट्रूमेंट आपने लेके जाना है उनको आपको पता हो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट मैंने किस पॉकेट के अंदर रखा हुआ है, कौन से इंस्ट्रूमेंट को मैंने किस जगह पे यूज़ करना है, और कैसे मैंने एग्जामिनर को जवाब देना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं आ रही होती तो हम एग्जामिनर को कुछ और बता रहे होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने एग्जामिनर को सुनना है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहते हैं, क्या वो सुनना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपने कूल डाउन होके सवाल को सुन के अपने नॉलेज को प्रोसेस करके फिर उनको जवाब देना है, और इंशाल्लाह आप स्टेप 2 भी क्लियर कर लेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम। और इंशाल्लाह इसके बाद मज़ीद अगर कोई गाइडलाइन की ज़रूरत हुई, कोई डिस्कशन की ज़रूरत हुई तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।